नमस्कार। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन। यह क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। मूल्य नियंत्रण के विशेष संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की समीक्षा कीजिए। और कुछ बार अलाउद्दीन खिलजी को आर्थिक सुल्तान भी कहा जाता है। इस तरह से प्रश्न आ जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 लगभग 20 साल शासन किया सुल्तान के रूप में दिल्ली से। और इसने लगभग उत्तरी भारत के साथ साथ लगभग दक्षिण भारत को भी विजित कर लिया था, लेकिन उत्तरी भारत पर ही इसने साम्राज्य किया। इसका उत्तरी भारत का साम्राज्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान और उत्तरी भारत जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तक का क्षेत्र आता था। लेकिन दक्षिण भारत में इसने देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरै अर्थात लगभग दक्षिण भारत को जीतकर उनको कर्द राज्य बना दिया था। वो वार्षिक कर देते थे, उनको डायरेक्ट उनके ऊपर रूल नहीं किया। तो विजय अभियान के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी बड़ा इनकी विजय बड़ी पॉपुलर रही है। लेकिन इसके साथ साथ इसको एक अर्थशास्त्री सुल्तान भी कहा जाता है। अनपढ़ होते हुए भी वह एक मौलिक विचारक था। उसके अनेक सुधार दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक नए प्रयोग के रूप में दिखाई देते हैं। उसने अन्य क्षेत्रों के साथ साथ बाजार संबंधी सुधार और आर्थिक सुधार पर विशेष बल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार संबंधी और आर्थिक राजस्व सुधारों का विवेचन इस प्रकार से है। तो ये उसकी इमेज है, चित्र है अलाउद्दीन खिलजी का। और इस तरह से ये एक विकिपीडिया पे आप इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम भी अच्छा है, बल्कि आप थोड़ा किसी क्वेश्चन को डबल एंगल से पढ़ा करो, जैसे हिंदी में भी पढ़ो उसको और इंग्लिश में भी। एक तो इंग्लिश आपका लैंग्वेज का सुधार होगा, दूसरा ये है कि कई पॉइंट एक अच्छे मिल जाते हैं कहीं ना कहीं हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, दोनों साइड से। और इसके बाद एक ये वीडियो लेक्चर है अलाउद्दीन खिलजी का, इसके आर्थिक सुधारों के ऊपर। ये भी एक बड़े अच्छे एक जो सोर्स है उससे लिया गया है, इसको आप ज़रूर सुनेंगे। बाजार संबंधी सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार मूल्यों को नियमित करने हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाए। लेकिन उससे पहले आप एक उद्देश्य देखिए कि उद्देश्य क्या रहे होंगे अलाउद्दीन खिलजी के। बाजार मूल्यों को निर्धारित करने के लिए, निश्चित मूल्यों पर सभी सामान को बेचने के लिए, सभी वस्तुओं के लो, यानी कि छोटी से छोटी खाने पीने की चीज़ से लेकर, नमक से लेकर, और घोड़ा और जो सबसे बड़ी दास, घोड़ा और दास सबसे बड़ी वस्तु मानी जाती थी उस टाइम में। तो इनका सभी का मूल्य निर्धारित कर दिया। उसका कारण ये था कि जैसे मैंने दूसरे लेक्चर में भी इस तरह से मैं बताता हूँ कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपने चाचा, अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी जो दिल्ली का सुल्तान था, को कड़ा की तरफ बुलाकर के उसको वो भेंट देगा, उपहार, क्योंकि ये दक्षिण भारत में काफ़ी कुछ क्षेत्रों को जीतकर वहाँ से लूट का माल लाया था। और जलालुद्दीन खिलजी को कि मैं आपको भेंट देना चाहता हूँ ये इतना धन। तो उसको बुलवाकर, ये नदी बीच में थी और दोनों को एक नाव में ये मिलना था इनको, वहाँ पर धोखे से इसने सुल्तान को मार दिया था अपने सैनिकों, 2 सैनिकों की सहायता से। उसके बाद ये दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाया क्योंकि इसको धोखेबाज की श्रेणी दी गई। और इसने बलबन के लाल महल में, जो सुल्तान का कोई ज़्यादा केंद्र नहीं रहा था उस समय, उसमें ये शरण ली शुरू में। और उसके बाद ये धीरे धीरे जो धन इसके पास था दोनों हाथों से लुटाता हुआ, जितने भी तुर्क चालीसा के सदस्य थे, सरदार थे, मंत्रिमंडल के सदस्य थे और कोई अधिकारी थे बड़े बड़े, जिसमें जो बड़े ओहदेदार थे जैसे सेनापति, विदेश मंत्री, सबको, और वो इसका खजाना खाली हो गया। और इस तरह से उसके बाद इसने सुल्तान जिसकी हत्या की थी उसके कुछ रिश्तेदार, पारिवारिक संबंधियों
के विरोध का भी सामना करना पड़ा। तो उस स्थिति में दूसरा इसका, ये अपने आप को सिकंदर सानी कहना चाहता था। जैसे सिकंदर ने दुनिया को विजिट किया था, ये भी चाहता था कि दुनिया को विजिट करूं, लेकिन दुनिया को विजिट करने का विचार तो इसने त्याग दिया था, लेकिन पूरे भारत में विजय अभियान इसने चलाया था। उसमें हम बात करें पूरे राजपूताना, जिसमें रणथंभौर है, चित्तौड़ है, मालवा है, नागौर है, उसके बाद गुजरात विजय अभियान है, देवगिरी है महाराष्ट्र में, होयसल है, ये आंध्र प्रदेश नहीं, ये इसके हैदराबाद के नीचे का क्षेत्र, मदुरई है। और तो इस तरह से इसने बंगाल बिहार तो इसके अधीन था ही। तो इस तरह से इतने बड़े विजय अभियान को चलाने के लिए जो इसने सुल्तान की हत्या करके सल्तनत को हथियाया था, उसको स्थायी रूप से रखने के लिए, अधिकार रखने के लिए एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। इसके साथ साथ मंगोल आक्रमण भी लगातार पंजाब के रास्ते हो रहे थे, तो खजाना इसका खाली हो चुका था। तो इतनी बड़ी सेना को इसने, इसके मन में ख्याल आया कि क्यों न मैं वस्तुओं के मूल्य कम कर दूं, सभी वस्तुओं के। तो इतनी बड़ी सेना को कम तनख्वाह में भी वो अपना गुजारा कर लेंगे पारिवारिक। तो सबसे बड़ा कारण तो ये था। लेकिन बाद में इसके ये सुधार काफ़ी इतिहासकारों ने इनकी प्रशंसा की है, और इनका नाम एक अर्थशास्त्री सुल्तान के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहला जैसे जो बाजार संबंधी सुधार थे इसके, उनमें है वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण। उसने प्रतिदिन उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की एक सूची तैयार करवाई, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करवाए। एक टंका 1 तोले के बराबर होता था। एक टंके में 50 जीतल होते थे। जीतल ये तांबे का होता था, टंका चांदी का होता था। ये याद रखना आपको, आप इस बात को, कि टंका, एक टंके में 50 जीतल आ जाते थे। गेहूं 7 जीतल प्रतिमण, चना 5 जीतल प्रतिमण, जौ 4 जीतल। ये जीतल में यानी कि जो अनाज था ये सस्ते रेट में था। और ये कपड़े का लट्ठा है, एक टंके का 20 गज आता था ये। इस प्रकार प्रत्येक घोड़े और दास के भी मूल्य निर्धारित कर दिए, जो टंके में जिनका मूल्य निर्धारण किया गया। ये फिर एक बार टेबल नीचे दिखाई गई है। उसके बाद है गाय, भैंस, घोड़ा, दास और नमक, चीनी, तेल यानी कि घरेलू उपयोग की वस्तुएं, कपड़ा, वस्त्र, सबके मूल्य निर्धारित कर दिए थे इसने और कम कर दिए थे। वस्तुओं की पूर्ति, जैसे सप्लाई होती है मार्केट में लोगों तक, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में वस्तुओं की पूर्ति पर भी सम्यक रूप से विचार किया। उसने वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रयास किए। सरकारी नियंत्रण द्वारा उसने अनाज का संग्रह समुचित ढंग से प्रबंध करवाया। किसानों को आदेश दिया कि वे अपनी उपज की एक निश्चित मात्रा सरकार को नियंत्रित मूल्य पर दें, यानी कि लेवी लगा देता है ये, एक निश्चित रेट पे ही सरकार को बेचनी होगी और किसी को नहीं। लगान भी नगद न देकर अन्न के रूप में लिया जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट बनाए हैं इसके, कि व्यापारियों को अनाज खरीदने के लिए पंजीकृत किया गया, इनके लाइसेंस दिए गए, क्योंकि उस लाइसेंस में होता था कि वो गड़बड़ नहीं कर सकते थे रेट में, और अपने पास वस्तुओं का भंडार नहीं कर सकते थे। उनको खरीद कर सरकार को देना होता था और उसके लिए उनको सिर्फ कमीशन मिलता था। पंजीकृत व्यापारियों को खाद्यान्न बाजार में उसी भाव पर बेचना पड़ता था जिस भाव में वो खरीदते थे, और इसके बदले उनको कुछ कमीशन सरकार की तरफ से मिलता है। आज भी आप कई बार मंडियों में जाकर देखेंगे तो कमीशन एजेंट लिखा मिलता है, यानी कि वो ये कहते हैं व्यापारी, आड़ती, कि हम तो सिर्फ बीच में कमीशन लेने वाले हैं, जो अनाज है ये जिस रेट में लिया है ये सरकार को बेच दिया जाता है, दे दिया जाता है। यह व्यापारी पहले घुमक्कड़ होते थे, बंजारे की तरह इधर उधर खरीद कर सामान को दाएं, जैसे गुजरात से सामान की खरीदा, दिल्ली तक ले आए, बंजारा पत्ती के द्वारा बेच दिया। लेकिन अभी इन्हें यमुना नदी के किनारे पर, जैसे दिल्ली और आगरा की बात करें हम, खासकर दिल्ली की,
आगरा की बात नहीं है उस समय। तो सपरिवार स्थायी तौर पर इनको बसाया गया सुल्तान की तरफ से, और इनकी देखरेख व निगरानी के लिए अधिकारी सहना भी नियुक्त किया ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो। किसानों को अपना अनाज पंजीकृत व्यापारियों को निश्चित दामों पर बेचना पड़ता था। दोआब क्षेत्र में भू राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारियों को यह आदेश दिया कि सुनिश्चित करें किसान अपना माल किसी अन्य को और ना दें। और दूसरा ये है कि किसान या तो अनाज के रूप में लगान दे दे, और नहीं तो फिर उसको अनाज बेचना ही पड़ेगा। और बेचना किसको? लाइसेंस जो रखने वाले व्यापारी थे, और वो व्यापारी सरकार को ये अनाज। इसमें इसका टोटल निष्कर्ष ये पॉइंट का है कि जो अनाज है वे व्यापारी नहीं खरीदेंगे और उसका कोई स्टोर नहीं करेंगे। ब्लैक मार्केटिंग ना हो कि वो ज़रूरत पड़ने पर माने ढंग से वो अनाज को लोगों के पास बेचें। ये एक जो भंडार हैं, जैसे आजकल भी गोदाम आप देखते हो एफसीआई और इस तरह के, तो इस तरह के गोदाम सरकारी गोदाम बनाए गए थे। उनमें सारा अनाज खरीद कर किसान को आदेश दे दिया कि वो सिर्फ अपनी ज़रूरत का ही रखे, बाकी सरकार को बेचे इन लाइसेंसधारी व्यापारियों के माध्यम से। तो ये सारा अनाज वहाँ आ जाता था। इसका मतलब ये था कि कल मतलब ज़रूरत पड़ने पर ब्लैक मार्केटिंग ना हो, लोगों को ज़्यादा मूल्य पर अनाज ना मिले। फिर मंडी व्यवस्था अगला। मंडी में अनाज का व्यापार होता था। मंडी में निर्धारित कर दी कि इस मंडी में खाद्यान्न बिकेगा, इसमें कपड़ा और अन्य वस्तुएं बिकेगी, और इस पर्टिकुलर मंडी में व्यापारी, घोड़ा, दास ये बिकेंगे इस तरह से। तो मंडी की व्यवस्था। हाँ, एक सराय अदल है मंडी। सराय अदल में वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। इस समय खाद्यान्नों की अपेक्षा कपड़े का मूल्य अधिक था। इसमें निर्धारित मूल्य पर मुनाफे की गुंजाइश भी कम थी। अलाउद्दीन ने मुल्तानी व्यापारियों के राज्य द्वारा ऋण प्रदान किया ताकि वे व्यापारियों को उपलब्ध मूल्य पर कपड़े खरीदें और बाजार में लाकर निर्धारित मूल्य पर। अर्थात ये है कि इस बाजार में सभी रेट निश्चित थे, किस रेट पर खरीदा जाएगा, किस रेट पर बेचा जाएगा। घोड़े, दासों और मवेशियों के बाजार भी बनाए गए। इनमें सिर्फ पशुओं के और बिचौलियों पर बड़ी कड़ी निगरानी रखी जाती थी, क्योंकि बिचौलिया पत्ती इसमें ख़त्म कर दी थी। तो सीधे ये इन मंडियों में ये बिकते थे मवेशी, दास। व्यापारियों का पंजीकरण, ये पॉइंट पहले आ चुका है। सबको लाइसेंस दिए गए ताकि वो ब्लैक मार्केटिंग या ज़्यादा स्टोर ना कर सकें और निश्चित मूल्य से ज़्यादा रेट पर वो चीज़ों को ना बेचें। राशन व्यवस्था देखिए, राशन कार्ड आजकल होते हैं, ये देन किसकी है? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की। एक बहुत बड़ी सोच इसमें दिखाई देती है कि उस समय राशनिंग प्रणाली उसने शुरू की। आवश्यकता के अनुसार राशन प्रणाली भी लागू की जाती थी। राशनिंग प्रणाली के कारण अकाल व अन्य मुसीबतों के दिनों में भी दिल्ली के बाज़ार में अनाज की कमी नहीं होने दी जाती थी, ना ही कीमतों में वृद्धि होने दी गई, क्योंकि जब कमी नहीं तो कीमतों में भी वृद्धि नहीं होती थी। भरने के अनुसार प्रत्येक मोहल्ले में अनाज के भरे 2 या 3 सरकारी भंडार होते थे। फसल कम होने या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा या किसी कारण से अनाज की आपूर्ति में कोई कमी नहीं होती थी, और इन भंडारों से निकालकर जब कमी होती थी तो व्यापारी मंडी में इसको बेचते थे, और जो गरीब होते थे या जिनको आवश्यकता होती थी, जो खरीद नहीं सकते थे, उनको प्रतिदिन आधा मन परिवार की दर से अनाज दिया जाता था। इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर कम या ज़्यादा अनाज दिया जाता था। बाजार निरीक्षकों की नियुक्ति, यानी कि जो मंडी थी, बाजार थी, मार्केट इंस्पेक्टर की नियुक्ति की गई, और ये चेक करते थे कि जैसे इनमें था दीवाने रियासत, मंडी का जो अधिकारी होता था। मलिक काफूर को साहना ए मंडी के पद पर भी नियुक्त किया गया था। वह व्यापारियों का पंजीकरण करने का सर्वोच्च अधिकारी होता था। बाजार का दूसरा उच्च अधिकारी बरीद ए मंडी होता था। ये कई बार 1-1 नंबर में आ जाते हैं,
पर्सन इस तरह के। वह बाजार में वस्तुओं के मूल्य और तोल का निरीक्षण करता था। उसके अधीन कई छोटे और बड़े अधिकारी होते थे और सभी बाजारों का निरीक्षण करते थे। कम तोलने या अधिक मूल्य लेने वाले को दंड दिया जाता था। और ये दंड किस प्रकार का होता था? ये सहना मंडी और ये अधिकारी चेक करते थे, यदि कोई कम तोलता पाया गया तो जितना उसने कम तोला है उसके शरीर से उतना मांस काटा जाता था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई कम तोलने की बेईमानी कैसे करेगा, कि कोई अपने शरीर का मांस कट, मतलब ये डरते थे, बहुत बड़ी सज़ा थी ये। कठोर दंड व्यवस्था। सुल्तान ने अपनी बाजार नीति को सफल बनाने के लिए कठोर नियम बनाए। प्रत्येक प्रकार की सट्टेबाजी, चोर बाजारी का कठोरता से दमन किया। दोआब क्षेत्र के पदाधिकारियों को इस बात की लिखित गारंटी देनी पड़ती थी कि हम किसी को चोरी से अनाज जमा न करने देंगे। इस प्रकार व्यापारियों को अनाज तथा अन्य वस्तुएं जमा करके रखने का अधिकार नहीं था, बल्कि मांगे जाने पर उन्हें चीज़ें बेचनी पड़ती थी। प्रमुख व्यक्तियों, अमीरों, पदाधिकारियों, धनी व्यक्तियों को बाजार से बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने से पहले सहना ए मंडी के दफ्तर से परमिट लेना पड़ता था। देखो कितनी अच्छी बात थी कि अधिकारियों को दंड दिया जाता था यदि वो अपने एरिए में निगरानी न रखें, कि कहीं कोई चोर बाजारी हो, ब्लैक मार्केटिंग हो, गलत ढंग से सामान को स्टोर कर लिया गया हो व्यापारी के द्वारा, इन सब के ऊपर। और जो अमीर व्यक्ति थे, जब सामान बहुमूल्य सामान खरीदते थे तो उनको परमिट लेना कि वो क्या खरीदने, ताकि कोई इस तरह का धांधली ना हो। दीवान रियासत और सहना मंडी नामक दो पदाधिकारी, सराय अदल है, ये अटल लिखा हुआ है, नामक एक न्यायाधीश बंजारा पद्धति व व्यापारियों की सुरक्षा। एक राज्य से दूसरे राज्य तक या बंदरगाह से दिल्ली तक सामान बंजारा पद्धति द्वारा लाया जाता था और कई बार तो बंजारे एक काफिले में लगभग 1000 बैलों की जोड़ी तक का लंबा काफिला होता था, कई कई किलोमीटर का काफिला। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से पहले उनकी सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इनके लिए बहुत जो मुख्य रास्ते थे उनको साफ करवाया, उनके ऊपर सराएं बनवाई, पानी पीने के प्रबंध, दवाई के प्रबंध व पुलिस के प्रबंध किए ताकि चोर डाकुओं से इनके माल की सुरक्षा हो सके। आर्थिक व राजस्व सुधार। इसके साथ साथ कुछ अन्य सुधार भी किए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान ने एक विशाल सेना का गठन किया, उसका खर्च चलाने के लिए कुछ आर्थिक सुधार। सुल्तान ने जागीर प्रथा का अंत करके जागीरदारों से जागीरें छीन ली। काफ़ी जागीरदार ऐसे होते थे, एक बार जब उनको जागीर मिल जाए, उसकी मृत्यु के बाद भी उसके परिवार के पास वो जागीर बनी रहती थी, तो इसने वो सब जागीरें ऐसी छीन ली। दान की गई समस्त भूमि पर सुल्तान ने अधिकार कर लिया। किसी प्रकार से खुश होकर जो दान में पहले सुल्तान ज़मीनें दे देते थे, भेंट स्वरूप दे देते थे, वो सारी छीन ली गई। सुल्तान ने कर वसूलने के लिए एक अर्थ सचिव नियुक्त किया और साम्राज्य को कई भागों में विभाजित करके प्रत्येक भाग के लिए अध्यक्ष नियुक्त किए। राज्य में सब प्रकार की भूमि की पैमाइश करवाई। ये पैमाइश में देखेंगे आप, ये अलाउद्दीन खिलजी ने, बाद में शेरशाह सूरी ने और उसके बाद अकबर ने जो मुख्य पैमाइश जो भूमि की करवाई थी, ये इनके द्वारा करवाई गई थी। इससे यह पता लगाने की कोशिश की गई कि किसानों के पास कितनी ज़मीन है और उसमें कितनी और कैसी पैदावार होती है, उसी के अनुसार कर वसूला जाता था। यह व्यवस्था दिल्ली और दोआब में लागू की गई, क्योंकि यही ऐसी भूमि थी जिसमें ज़्यादा कृषि होती थी और उससे उनसे अन्न के रूप में लगान वसूल किया जाता था, सरकारी गोदामों में जमा किया जाता था। दोआब प्रांत उपजाऊ होने के कारण भूमि कर अनाज के रूप में देता था, उससे अधिक कर वसूल किया जाता था। सुल्तान ने विशाल सेना के सैनिकों का वेतन कम कर दिया और बाजार की सभी वस्तुओं का भाव इस प्रकार नियत कर दिया कि सैनिकों को कम वेतन से उनका खर्च चलता रहे। उसने वस्तुओं के भाव निर्धारित करने के
साथ साथ वस्तुओं के वितरण के लिए भी बाजार की व्यवस्था की गई। ये ज़्यादातर पढ़ चुके हैं। डॉक्टर एस राय लिखते हैं कि अलाउद्दीन प्रथम मुस्लिम साम्राज्यवादी और भारत का प्रथम महानतम मुसलमान शासन प्रबंधक था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य और मुस्लिम शासन का इतिहास उसी से प्रारंभ होता है। अर्थात ये चीज़ें इसने प्रशासनिक प्रबंध के मामले में प्रशासनिक विशेषताएं, आर्थिक प्रबंध और विजय, जो पहले के सुल्तान इस तरह से नहीं कर पाए। आर्थिक सुधारों के गुण दोष, हालांकि गुण ज़्यादा है इसमें, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इसके दोष भी हैं। गुण ये हुआ कि सभी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने और कम करने से आम आदमी को भी इससे राहत मिली। वो अपना गुजर बसर अच्छी तरह से करने लगे। और इसके साथ साथ जो कम वेतन में सैनिक भी अपना गुजर बसर कर सकते थे, यानी कि बहुत बड़ी सेना तैयार हो गई कम वेतन में। और इस तरह से जो मुनाफाखोरी थी, जमाखोरी थी, वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई, क्योंकि डायरेक्ट जो व्यापारी होता था, जैसे अनाज किसान से खरीदता था या फिर दूसरी उत्पाद होते थे जो बनाने वाला उससे डायरेक्ट खरीद कर और उसी दाम में सरकार को बेचता था मंडी के माध्यम से। मतलब सरकारी मंडियाँ होती थी, उनमें वो बेचता था, चाहे वो सरकार को बेचता था या आम आदमी को, लेकिन बीच में कमीशन होता था उसका, वो कमीशन ही ले सकता था। तो ये काफ़ी फ़ायदे रहे, लेकिन इसके साथ साथ नुकसान हुए। एक तो ये हुआ कि जब व्यापारी को लगा कि उसको जो मुनाफा होना चाहिए, जैसे मुनाफे के ऊपर व्यापारी होता है, वो नहीं हो रहा था, उस कमीशन में वो खुश नहीं था, इसलिए जो व्यापार है वो हतोत्साहित हुआ, कमज़ोर हुआ। इसके साथ साथ व्यापारी डायरेक्ट या तो किसान से खरीदता था या उत्पादन करने वाले से, इसमें जो बीच में दलाली प्रथा थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन आप देखेंगे कि व्यापार प्राचीन काल से अब तक दलाली प्रथा के ऊपर टिका हुआ है, और दलाली के माध्यम से आज भी बहुत बड़े सौदे होते हैं। इवन रक्षा सौदे भी दलाली के माध्यम से आज भी हो रहे हैं। तो ये इसका फ़ायदा ये होता है कि मान लो पर्टिकुलर एरिया में किसी क्षेत्र में कोई किसी चीज़ का उत्पादन होता है, मान लो जैसे कपास है तो वो सभी क्षेत्रों में नहीं है, गन्ना सभी क्षेत्रों में नहीं है, चाय, कहवा, रबड़ सभी क्षेत्रों में नहीं है, लोहा सभी क्षेत्रों में नहीं है, मैग्नीज, बॉक्साइट, कोयला सभी क्षेत्रों में। तो दूर का व्यापारी वहाँ के दलाल के माध्यम से उस वस्तु का मोल भाव करेगा, और उसमें दलाल की गारंटी भी होगी खरीदने वाले के लिए और बेचने वाले के लिए, ताकि उसकी तय कीमत का वो पैसे उसको दे दे और वो उसको उसी तरह की क्वालिटी का सामान दे दे। तो ये दलाली प्रथा ख़त्म होने के कारण जो व्यापार था वो कमज़ोर हुआ। अब अविश्वास पैदा हो गया, व्यापारी डरने लगा। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक क्षेत्र में नवीन सुधारों का सूत्रपात करके स्वयं को महान सुधारकों की श्रेणी में सम्मिलित किया। शासन की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से उसने राजस्व और लगान व्यवस्था को नवीन सिद्धांतों पर आधारित करवाया, भूमि की पैमाइश करवाई, लगान की धनराशि को निर्धारित किया, सेना को भी 3 सिद्धांतों के आधार पर संगठित किया, सैनिकों को अनेक सुविधाएं प्रदान की, कीमतों पर नियंत्रण रखने, चोर बाजारी, सट्टेबाजी और वस्तुओं के अनाधिकृत संग्रह पर रोक लगाने के लिए उसने आवश्यक कानून बनाए, उन्हें कठोरता से लागू किया, नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर दंड की व्यवस्था की गई। इस प्रकार उसके आंतरिक सुधारों के फलस्वरूप उसका संपूर्ण शासन एक सूत्र में बंध गया। इन्हीं उपलब्धियों के कारण डॉक्टर के.एस. लाल ने अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत के सुल्तानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना। धन्यवाद।